नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज इस जगुगा इंस्टीट्यूट की प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को। फर्स्ट ग्रेड में जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर जो जीके आता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है वो, और ये जो जनरल नॉलेज के साथ में एक पेपर सब्जेक्ट का होता है। ठीक है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड का जो ये फर्स्ट पेपर है ये हमारे सामने है। ठीक है। इस सेकंड पेपर में हम पॉलिटिकल साइंस का स्कूल लेक्चर का ये जो पेपर है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जैसे मान लो कि सिलेबस के साथ में हम इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी चीजें कैसे कैसे कौन सी कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे फिर लगातार हम आपकी ये जो क्लास है अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। हम जब इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो इसके सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इस सेकंड वाले जो सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट में तो इसमें बता रखा है जो 11th 12th है हमारी, जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे हम एक तो इसमें। ठीक है। मतलब स्कूल में जो 11th 12th में जो एनसीईआरटी चलती है, जैसे मान लो चार बुक चलती है। कौन कौन सी चार बुक चलती है? एक तो राजनीतिक सिद्धांत के नाम से बुक चलती है, जहां से ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। दूसरी बुक चलती है कहाँ? दूसरी बुक चलती है हमारी भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, इसके सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी और प्रैक्टिस चलती है। दो बुक। तो दो बुकों में से आएगा यहाँ तो। इसके साथ में जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, एक बुक चलती है 12th क्लास में, और इसका सेकंड पार्ट चलता है समकालीन विश्व में राजनीति। ये चार इस फर्स्ट के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ ये तो है 11 12। उसके बाद में सेकंड में हम बात करेंगे, अभी हम आगे विस्तार से बात भी करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद में इसमें है हमारा यूजी है, ग्रेजुएशन लेवल की जो सब्जेक्ट है उनके बारे में। उसके बाद में तीसरा जो सेगमेंट है वो दे रखा है हमारे पास पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का दे रखा है। ठीक है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है ये हमें देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कहां से हमारा ये जो सिलेबस है ये शुरू हो रहा है। ठीक है। इस सिलेबस में का जो पहला टॉपिक, इस सेकंड पेपर का जो पहला टॉपिक है ये हमें कह रहा है सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्या मतलब है यहाँ? सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि हमारे यहाँ ये जो पेपर हुआ है, ये जो पेपर हो रहा है, ये देख लेते हैं। ये जो पेपर हो रहा है इसमें ये कह रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है होती है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ और उसकी प्रकृति, अर्थ और प्रकृति की बात की गई है। ठीक है। और उसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, उपयोगिता। इसके मतलब ये है कि ये शुरुआत में जब राजनीति विज्ञान की जो हमारी बुक है जो 11th क्लास में चलती है पॉलिटिकल थ्योरी की, उस बुक को इंडिकेट कर रहा है यहाँ ये। उसमें से इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आया भी है कि जैसे मान लो कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जो बुक जुड़ी हुई है, या फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जो बुक है उसमें बताया गया है, रिपब्लिक की बात की गई है, अरस्तु की पॉलिटिक्स की बात की गई है, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जो अरस्तु की बात है। उसके बाद में इसमें बताया गया है, इसमें देखो कंसेप्ट की बात, देखो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो मीनिंग है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ये इसकी मीनिंग की बात की गई है यहाँ तो। उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाले पॉइंट में हमारे सामने ये बताया गया है क्या, ये बताया गया कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। कंसेप्ट किसके क्लियर होने चाहिए? एक तो जो फंडामेंटल राइट है, राइट के क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, राइट्स क्या, अधिकार क्या होते हैं? अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल अधिकार बोलते हैं जिसको, और दूसरे होते हैं हमारे मानव अधिकार। मानव होने के नाते जो अधिकार होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। और एक होता है फंडामेंटल राइट, जिस देश की गवर्नमेंट आपको अधिकार देती है वो होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं। तो ये हमारे सामने जो कंसेप्ट आपके पास, अवधारणा बोलते हैं हिंदी में, ये कंसेप्ट, इसमें अधिकार आ जाएंगे, राइट, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी हमारी समानता, जस्टिस न्याय, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है हमारे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक है। ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा में पॉइंट में कह रहा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो दो लाइन है ना शुरू वाली, ये तो पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रही है, पॉलिटिकल थ्योरी में से है। अब तीसरा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो तीसरे पॉइंट नंबर का टॉपिक है ना, ये हमारी जो सेकंड नंबर की बुक है, जिसको कहते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में, उसमें जो संविधान स्टार्ट हो रहा है पहला चैप्टर, उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको कहते हैं संविधान सभा। इसके साथ में दे रखा है संविधान सभा के स्टार्ट में, जैसे मान लो कि हमारा संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने जो तैयार किया है, उसके बाद में हमारा संविधान की मूल कॉपी हमारे सामने आई, तो उसमें क्या बता रखा है, उसमें बता रखा है हमारे संविधान में जो पहला प्रश्न है ना, उसके ऊपर प्रेम्बल लिखी हुई है। तो प्रेम्बल के बारे में मतलब प्रस्तावना बोलते हैं इसको, प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना की बात की गई है, प्रस्तावना। ठीक है जी। उसके बाद में साइलेंट फैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे जो बैकअप, इसके ऐसे कहते हैं कि बैकअप इसके क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है, इसके साइलेंट फैक्टर कौन से हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसके बाद में अब देखो, यहाँ तो राइट की बात ही, और यहाँ कह रहा है फंडामेंटल राइट। मैंने ये कहा कि हमारे जो राइट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल राइट और एक थे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार बोलते हैं एक को तो, और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं फंडामेंटल राइट। यहाँ देखो अलग से दे दिया फंडामेंटल राइट। एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तो हमारे संविधान के भाग 3 में है फंडामेंटल राइट तो, और ये भाग 4 में है। ठीक है, उसके बाद में आगे है संघवाद, फेडरलिज्म। और संघवाद में भी भारत में देख रहा है, भारत में कौन से, भारत में इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है और भारत में कौन सा संघवाद है, उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद में आगे दे रखा है हमारे जो सेंटर और स्टेट है, सेंटर और स्टेट के दोनों के रिलेशन है, उस रिलेशन की बात की गई है। ठीक है, वो कैसा रिलेशनशिप होनी चाहिए, हमारी राज्य सरकार है और हमारी केंद्र सरकार है, उनमें तालमेल क्या है, इन दोनों के बीच में जो सेतु है, राज्यपाल है, तो वो राज्यपाल के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें सेंटर के और स्टेट के जो दोनों की जो क्या है, जैसे 3 प्रकार के ये इनकी शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, ये जो शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे है, जैसे संघ सरकार के, जिसे मैं आपको 7वीं अनुसूची की बात करेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इस चीजों की भी हमें देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आगे कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जो हमारी राज्य, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें हमारे सामने आ जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट है, राष्ट्रपति की क्या कार्य है, शक्ति कैसे कार्य करता है। उसके साथ है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उसका मिनिस्टर काउंसिल, मंत्री परिषद, और हमारी संसद, आर्टिकल 79, संसद की बात की गई है इसमें आपके सिलेबस में। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी करते हो फर्स्ट ग्रेड की और इसमें आप सिलेबस से बाहर, अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, हाई कोर्ट नीचे दे रखा है, इसके साथ में नहीं दे रखा। हाई कोर्ट आएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम हमारी जितने भी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आगे समझ में। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये तो यूनियन गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, राज्य से राजस्थान सरकार जो है उसके हिसाब से राज्य सरकार है। उसके बाद में राज्य सरकार के साथ में जैसे यहाँ प्रेसिडेंट है ना सेंटर में, ऐसे ही यहाँ गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल हो गया। इसके साथ में राज्यपाल के साथ में ऊपर प्रधानमंत्री जैसे सेंटर में काम करता है, ऐसे ही यहाँ कौन काम करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, जिसको सीएम बोलते हैं, मुख्यमंत्री। और मुख्य जैसे प्रधानमंत्री का मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, मंत्री परिषद होता है, ऐसे ही राज्य में मंत्री परिषद होता है। और ये होती है लेजिस्लेचर, मतलब जिसको बोलते हैं विधायिका। ठीक है, और ये हमारा हाई कोर्ट है। तो ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट आ गया और यहाँ हाई कोर्ट काम करता है। तो 2 स्तर हो गए गवर्नमेंट के। तीसरा स्तर क्या है ये आपके सिलेबस में, तीसरा स्तर है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो प्रावधान है ना, हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए थे 1992 में। ये उसके बाद में ज्यादा प्रभावी लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के में इसमें दे रखा है पंचायती राज, ये पंचायती राज की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान से हुई पंचायती राज की स्थापना। उसके बाद में हम बात करें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के साथ में
हमारी जो पंचायत राज है, या फिर बात है लोकल अर्बन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब ये कि जो हमारे कस्बों की सरकार है, नगर पालिका है, नगर निगम है, पंचायती राज है, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? ये सारी चीजें लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हमने बात की पहले पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है, उसके बाद में कंसेप्ट की बात की, कंसेप्ट में राइट है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, सेकुलरिज्म है। उसके बाद संविधान की बात की, फिर बाद में संघवाद की बात की, फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात की, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमने बात की लोकल गवर्नमेंट। ये आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है, आगे हम विस्तार से करेंगे एक एक चैप्टर की बात, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या है इसमें? आगे हमें दे रखा है क्या? आगे हमें दे रखा है हमारे भारत में इंडियन पॉलिटिक्स। हमारे अब देखो, ऊपर तक यहां तक तो क्या था लोकल, ये तो था 11th। अब ये जैसे इंडियन पॉलिटिक्स आ गए ना शब्द, ये हमारे, अब आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो उसमें क्या है कि जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 12th क्लास में, वो इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक से शुरू होता है। तो आप उसको यहां से आप देख सकते हो। उसमें क्या है, उसको उस चैप्टर का नाम ही है चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यही उस चैप्टर का नाम है। तो ये सीधा सीधा यहाँ आ गया। उसके बाद में हमारा जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम क्या है, दलीय व्यवस्था है हमारी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में इसमें दे रखा है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, अभी प्रेजेंट में हमारी भारतीय राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये करंट का इश्यू है। तो करंट को देखकर क्या करेंगे, करंट को देखकर इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर है आपका। उसके बाद में अब ये जो टॉपिक है ये तो आ गया 12th क्लास की पहली बुक में से, और ये क्या है, ये दूसरी बुक में से आ रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो मैंने ये शुरू में 4 किताब बताई, कौन कौन सी? समसामयिक, जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट, और साथ में लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ये कि भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान और सिद्धांत, ये 2 बुक तो चलती है आपकी 11th क्लास में, और इसके साथ में 2 बुक चलती है आपकी 12th में। तो ये 12th का जो सेकंड पेपर है उसमें जुड़ा हुआ है इंटरनेट। अब उसमें भी पहला चैप्टर का नाम है कोल्ड वार है, तो यहाँ कोल्ड वार सीधा दे रखा है, कोल्ड वार। उसके बाद में एंड ऑफ कोल्ड वार, मतलब ये कोल्ड वार कैसे, उसका मतलब अंत कैसे खत्म हुआ कोल्ड वार, उसके बारे में दे रखा है। उसके बारे में दे रखा है दूसरा चैप्टर का नाम है अमेरिकन हेगेमनी, डायरेक्ट सिलेबस में डाल दिया आपका, अमेरिकन हेगेमनी के बारे में। कंटेम्परेरी वर्ल्ड वर्ल्ड सिनेरियो, मतलब ये कि प्रेजेंट में कैसा सिचुएशन चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है पूरे विश्व के। देखो ऊपर तो क्या है, ऊपर तो यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चुनौती है, और नीचे वाले में कह रहा है ये पूरे विश्व के सामने कौन कौन सी कंटेम्परेरी चुनौतियां हैं, उसके बारे में आप अध्ययन करो, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, और हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसा पेपर आया हुआ है। इसके बारे में इसी बुक से जुड़ा हुआ है फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति कैसी है। हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, जिसके माध्यम से हमारी सरकारों ने, हमारे जितने भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी तक, कौन कौन से डिसीजन कैसे कैसे हुए हैं, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में। और उसके बाद में है कि ये फॉरेन पॉलिसी है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से इससे मतलब कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। इसके साथ में है कि इंडिया का यूएन में क्या रोल है, यूएन को मतलब यूनाइटेड नेशन, यूएनओ उसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया के और अमेरिका के क्या रिलेशन है, एक है नॉन अलाइड मूवमेंट जिसको नेम बोलते हैं, उसकी जो चैलेंज उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी के सामने, विदेश नीति के सामने भारत की कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहली आपकी यूनिट थी, यूनिट है, ये आपकी 11th 12th की जो बुक है उससे जुड़ी हुई है। तो अगर आपको इस टॉपिक को ठीक से करना है, आप हमारी क्लास लीजिए और उन बुक्स को पढ़िए, और साथ में पुराने पेपर उठाकर देखिए। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड पहले हुआ था तो उसमें करीबन 43 क्वेश्चन आए थे 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक से। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद भी आपको 11th 12th को पढ़ाना है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में हमारे पास सेकंड यूनिट आती है जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जिसको हमने ये कहा जो ग्रेजुएशन लेवल की बात है,
ये जो हमारा है ये हमारा कॉलेज के टाइम से है। अब देखो इसमें वहां तो वो पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन करवा रहा था सामान्य, अब ये यहाँ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इसको विस्तार से बात करता है। पॉलिटिकल थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रेडिशन परंपरागत और एक मॉडर्न आधुनिक, इसमें लिखा हुआ है ना परंपरागत और आधुनिक, मॉडर्न एंड ट्रेडिशन और मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मतलब कि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। पहले टॉपिक में क्या समझाया कि राजनीतिक सिद्धांत का मीनिंग क्या होता है, और यहाँ क्या समझा रहा है पॉलिटिकल थ्योरी की ट्रेडिशन परंपरागत स्टडी क्या है और आधुनिक स्टडी क्या है, ये बात की गई है। उसके बाद में स्टेट का नेचर कैसा है, हमारा स्टेट कैसा है, हमारे स्टेट की प्रकृति कैसी है, राज्य कैसा है, और उसमें क्या कर रहा है इसके फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ कैसी शासन है, यहाँ ये सेकुलर है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में ऑर्गन गवर्नमेंट के कौन कौन से पार्ट है, जैसे यहाँ लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में भी क्या कर रहा है ये गवर्नमेंट के पार्ट में क्या कर रहा है, ये लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन से देश की पढ़ोगे आप पढ़ोगे यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और फ्रांस ये यानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो इन दोनों की आप क्या पढ़ोगे पार्लियामेंट के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये आपका जो सेकंड ईयर में एक पेपर चलता है जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उस प्रमुख राज्य व्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ में इंडिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस और यूएसए, मतलब ये कि जैसे मान लो कि भारत में क्या है, भारत की जो विधायिका है लेजिस्लेटिव है उसको संसद बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, रूस में ड्यूमा बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी यूएसए है ना, यूएसए की लेजिस्लेटिव है उसका नाम है कांग्रेस। अब आप इसमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना क्योंकि यहाँ कांग्रेस नाम की पार्टी है और वहां सदन का नाम ही क्या है कांग्रेस है, इस चीज को ध्यान में रखना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है स्विट्जरलैंड की असेंबली के बारे में पढ़ो आप। स्विट्जरलैंड क्यों पढ़ा, देखो यहाँ यूके और फ्रांस तो इसलिए पढ़ा रहा है कि यहाँ हमारे यहाँ यूरोप के जो शासन है, यूरोप की शासन व्यवस्था है, यूरोपीय शासन व्यवस्था का प्रभाव यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद में यूएसए का, यूएसए के जो अमेरिका है इसकी, जैसे मैंने जैसे ऊपर भी हमने देखा कि अमेरिका का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में है, इसलिए ऊपर चैप्टर था अमेरिकन हेगेमनी के नाम से, वर्चस्व पूरे विश्व में अमेरिका का। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो देश में, हमारे देश के साथ में पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, उसकी हेगेमनी है। तो इसलिए आपको अमेरिका के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि हम भी उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। उसके बाद में हमने ये कहा कि ये स्विट्जरलैंड क्यों पढ़ा रहा है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एकमात्र एक देश है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड। उसके बाद में देख रहा है आगे, ऊपर तो लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, और ये है यहाँ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का आप अध्ययन करोगे सामान्य तो 11th-12th में, और उसके आगे की चीज चलती है यहाँ एग्जीक्यूटिव में, किंग एंड प्राइम मिनिस्टर एंड यूके। अब यहाँ तो ऊपर तो सदन की बात की गई, नीचे जो प्राइम मिनिस्टर है जैसे हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, ऐसे ही वहां राजा और प्राइम मिनिस्टर दोनों है ब्रिटेन में, उसको पढ़ो आप। उसके बाद में प्रेसिडेंट पढ़ो किसके, फ्रांस के और यूके की। यहाँ तो कांग्रेस सदन को पढ़ना है, यहाँ इनके प्रेसिडेंट को पढ़ना है कैसे कार्य करते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ लास्ट बार डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई थी हमारे यहाँ, ये जो मोदी जी जाकर आए योग दिवस के दिन, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि फ्रांस का आप प्रशासन पढ़ो, वहां की जो न्याय व्यवस्था है वहां क्या है, प्रशासनिक न्याय है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्रशासनिक न्याय, वहां कोर्ट चलता फिरता न्यायालय है। तो इसके बारे में आपको फ्रांस के बारे में पढ़ना है ताकि वो व्यवस्था हम यहाँ भी स्थापित कर सके। हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे मान लो कई बार हम किसकी बात करते हैं, ग्राम न्यायालय की बात करते हैं कि गांव के केस वो शहर तक नहीं आए, वो गांव में चल जाए। जिसकी एग्जांपल है हमारे जो हरियाणा में खाप पंचायत है, अगर वो सही डिसीजन दे रही है अकॉर्डिंग टू संविधान दे रही है, तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था, हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो सके। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो शक्तियां हैं उसका मतलब कैसे उसका विभाजन किया गया, शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है। उसमें क्या कह रहा है, चेक एंड बैलेंस, मतलब ये कि कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो, जिसे अम्बेडकर कहते हैं, या फिर बाद में विद्वान ये कहते हैं कि
कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना मजबूर भी नहीं हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति को अपने आप को बेचना पड़े उसको। ठीक है, तो इन सारी चीजों को शक्ति संतुलन का काम किया गया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि जो डेमोक्रेसी है, अब क्या कह रहा है आगे, फिर बाद में डेमोक्रेसी और ये तानाशाही डिक्टेटरशिप, इसके बारे में तुलना, इन दोनों के बारे में अध्ययन करवाएगा आपको। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है पूरी दुनिया में। एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, फेडरल और यूनिट, मतलब ये है दुनिया में तीन प्रकार के सिस्टम चलते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था फ्रांस और श्रीलंका। उसके बाद में हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया, और साथ में ये कि पाकिस्तान है। तो ऐसे जो कंट्री हैं, ये कंट्री हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये हमारे को जो सिस्टम है उसको समझने की आवश्यकता है। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, प्रतिनिधि शासन है। और प्रतिनिधि शासन में क्या होगा, प्रतिनिधि शासन में हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये चुनाव लड़ने का काम करती है। तो जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इनमें कैसे प्रतिनिधित्व काम करता है। जैसे हमने ये कहा कि जो स्विट्जरलैंड है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी वहां क्या होगा, वहां आपको ये देखने को मिलेगा कि ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे कैसे कार्य करती है। और इंडिया की और फ्रांस की और अमेरिका की और स्विट्जरलैंड की, इनकी जो डेमोक्रेसी है इसमें डिफरेंट क्या है। हमारे यहाँ लोकल रूप से, और साथ में लोकल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो क्या इन देशों में भी ऐसे ही काम करती है या अलग काम करती है, इस चीजों को हमको ध्यान में रखना है। आगे क्या करना है, आगे दे रखा है प्रेशर ग्रुप्स। अगर ये यूएसए है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये जो यूएसए है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कैसे कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे प्रेशर आपके, कैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है। खूब सारे यहाँ भी प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, तो प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं उसके बाद बात की गई है। आगे क्या बात कर रखी है, आगे पॉलिटिकल थॉट की बात की गई है। अब देखो पॉलिटिकल थॉट चलती है आपके बीए फाइनल में। देखो फर्स्ट ईयर में तो चलता है कौन सा, भारतीय राजनीति विचारक। और ये जो थॉट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों को एक जगह कर दिया है, मिला दिया गया है। और क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि पॉलिटिकल थॉट में जो प्लेटो है, राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो, पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी का जनक है प्लेटो। उसके बाद में अरिस्टोटल, अरस्तु, राजनीति विज्ञान का जनक। इसलिए जनक क्यों कहते हैं, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को दर्शन से अलग किया है। ये क्या कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं सिस्टमेटिक अध्ययन होगा किसका, इसी पॉलिटिकल थॉट का सिस्टमेटिक अध्ययन होगा, इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलिटिशियंस कहते हैं। ये तो वेस्ट के आगे। उसके बाद में कौटिल्य और मैकियावली। ये कौटिल्य है, ये प्राचीन भारत में कौटिल्य था, जब प्लेटो अरस्तु काम कर रहे थे उस समय भारत में ये काम कर रहा था। मॉडर्निटी के हिसाब से बात करेंगे तो मैकियावली का आ जाएगा। मैकियावली क्या कहता है, जिसके पास शक्ति, शक्ति राजा के पास, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, राजा शेर की तरह चालाक, और राजा लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, इसकी बात करता है मैकियावली। फिर आ जाएगा निरंकुश शासन का पक्षधर, आ जाएगा होब्स आ जाएगा। फिर संवैधानिक संस्थानों की बात करने वाला लोक आ जाएगा। उसके बाद में रूसो आ जाएगा, जो किसकी बात करेगा, स्वतंत्रता और समानता की बात करेगा। बेंथम बात करेगा न्याय की बात करेगा, जेलों को सुधार करने की बात करेगा। जेएस मिल क्या करेगा, महिलाओं के मताधिकार की बात करेगा। कार्ल मार्क्स ये कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। महात्मा गांधी ने धर्म को राजनीति से अलग नहीं करता, और ये जो मार्क्स है ये धर्म को राजनीति से मतलब ये बिल्कुल अलग, अलग कर देना चाहता है। ठीक है, आगे बात की गई है अरविंदो की। अरविंदो की जो अरविंदो का राष्ट्रवाद है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के मसीहा, और ये हमारे संविधान निर्माता है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने आजादी के बाद में भी इनके विचार आज भी सार्थक माने जाते हैं। तो ये थे हमारी थॉट। थॉट में क्या होता है कि इनके विचार, इनकी जुड़ी हुई पुस्तकें, इनके जुड़े हुए जो कोर्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो जब इनको इस तरह से पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इनकी विस्तार से हम बात करेंगे।
उसके बाद में डाई डाइमेनिक ऑफ, मतलब ये कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो यहाँ डेमोक्रेसी, विद द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा, तो ये जो डायमेटिक्स है ना इसके इंडिया में डेमोक्रेसी में कैसे है, पार्टी कैसी है, ठीक है, यहाँ कास्ट चलती है, रिलीजन चलता है, जो इसमें लिखा हुआ है क्या, कास्ट, पार्टी यानी दल, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, इनके जो रीजन्स है, न्यू सोशल मूवमेंट है, इसके साथ में इंडिया के जो रिलेशन है, ये दो हमारी, ये हमारी जो ओरिजिनल भारत है, भारतीय ऐसा देश है जहाँ कास्ट ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो इन सारी चीजों, सोशल मूवमेंट है, सामाजिक, जैसे आज भी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में इंडिया रिलेशंस विथ नेबरहुड कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, इसके साथ में हमारा चीन है, चीन, इसके साथ में नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, साथ में हमारा बांग्लादेश है, ये इधर श्रीलंका है, ये क्या है, ये मालदीव है, ये पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हम देखेंगे पूर्व की ओर देखो नीति, और साथ में पड़ोसी फर्स्ट, मोदी आए उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि हमारे को पड़ोस पहले है, सार्क की सार्क के बारे में, संगठन के बारे में पढ़ेंगे हम, सार्क है, आसियान है, ये सारे हमारे जो पड़ोसी के हिसाब से बताए गए। तो ये हमने दो सेगमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें ये जो 11th-12th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में कॉलेज की क्लास समझ गए। कोई भी कैसा भी डाउट होता है आप कमेंट में बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। आगे हम बात करेंगे इसकी, आगे हम बात करेंगे, उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में क्या करता है, ये कहता है एमए की बात। देखो आपको बताइए, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देते हैं उनके लिए जो योग्यता है ना, वो 11th-12th पास होनी चाहिए, आप उसके साथ में कॉलेज, यूजी, और ये तो अंडर ग्रेजुएशन होगी, ये हुई पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, जिसको बोलते हैं एमए, ठीक है, और इसके साथ में आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड और होना चाहिए, ये योग्यता है। तो ये जो एमए वाला मामला है ना, पीजी, पीजी में से ये आ रहा है। अब इसमें देखो, ये ऐसे कह रहा है 11th-12th में पॉलिटिकल थ्योरी की आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर आपका कॉलेज में क्या हुआ, ट्रेडिशन और मॉडर्न क्लियर हो गया। अब ये आगे बात कर रहा है भी उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद की, ये बात कर रहा है आगे की, तीसरी स्टेप है ये एमए की पढ़ाई में, मतलब ये कि ये डेप्थ में जाएगा। तो ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, वो व्यवहारवाद है, इन दोनों की बात करेंगे, मतलब व्यक्ति के व्यवहार में पॉलिटिक्स कैसी है। उसके बाद में ये पॉलिटिकल सिस्टम में बात करेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनलिज्म कैसे है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे है, और पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, इनकी बात की गई है। इसके साथ में किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है इलेक्शन कमीशन की। हमारे यहाँ जो इलेक्शन है इनका, इसमें मतलब कौन कौन वोट करता है, वोट, मतदाताओं का बिहेव कैसा रहता है, ठीक है, हमारी सिविल सोसाइटी का, हमारा जो नागरिक समाज कैसा है, हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो कैसे कैसे इफेक्टिव होते हैं, कैसे कैसे प्रभावित होते हैं। जो वोटर होंगे ना, वो कैसे, मतलब ये कि कैसे कैसे उनके एलिमेंट्स आएंगे, कैसे कैसे वो, मतलब कौन सा मतदाता कब बिक सकता है, मतदाताओं की कितनी भूमिका है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे बताया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इसमें जो नेशनल पावर, राष्ट्रीय हित की बात की गई है, ठीक है, जो मतलब कि हमारी जो राष्ट्रीय हित है, हमारा नेशनल पावर है, हमारे पास परमाणु परीक्षण है, ठीक है, और हमारे पास ये है कि इंडियंस खूब सारे बाहर भी हैं, और यहाँ सबसे बड़ा अच्छा टैलेंट पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने, ये हमारी पावर है। हमारा राष्ट्र हित क्या है, देश का नेशनल हित क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की बात भावना से हम चलते हैं। इसके साथ में हम किसी दूसरे देश पर आज तक हमने अटैक नहीं किया, जिन्होंने अटैक किया है उनको हमने जवाब दिया है, ये सारी चीजें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, इसमें आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। अब इसमें नाम दे रहा है कौन कौन संगठन, यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन ईयू की बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे, ठीक है, इसके साथ में ये जो सार्क है इसकी बात करेंगे, नेम की बात करेंगे, रोल ऑफ रिलेवेंस, मतलब ये नेम है, सार्क है, आसियान है, ये आपका यूएनओ है। इसमें क्या है कि इनकी रिलेवेंस कितनी है, इंडिया इसमें कहाँ खड़ा होता है,
इसकी बात हम करेंगे। ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये यहाँ तक हमारा सिलेबस है। उसके बाद में नीचे आपका जो फोर्थ पार्ट है इसमें साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में पेडालॉजी, ये मतलब ये आपका एजुकेशन से जुड़ा, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो यहाँ तक था। अब इसमें क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट के आएंगे कितने क्वेश्चन, सब्जेक्ट के आएंगे 120 क्वेश्चन। और 30 नंबर का क्या आएगा, 30 नंबर की आएगी आपकी साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी में आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इसके साथ में ये कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है, और ये इसके साथ में ये है आपका ये जो टीचिंग लर्निंग है ये कैसी है। इसके साथ में एजुकेशन पेडोलॉजी में इसका स्कोप क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें दे रखा है। इसमें देखो दे रखा है टीचिंग लर्निंग, इसके साथ में बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, इसके साथ में बच्चे का बिहेव कैसा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मतलब यही है कि आपने सब्जेक्ट आता है ना आपको, तो ये 120 नंबर का आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। और उसके बाद में ये एजुकेशन साइकोलॉजी देकर क्या कह रहा है कि आपको पढ़ना भी आना चाहिए। बच्चा कब सीखता है, कैसे सीखता है, उसका बिहेव कैसा रहता है, उसकी उसकी सीखने की प्रवृत्ति कैसी रहती है, कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने क्या है इस साइकोलॉजी में काम किया है, साइकोलॉजी के लिए कौन कौन सी उसने बुक परचेज की है, किस कैसी कैसी मतलब रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। और जैसे LSWR का फॉर्मूला है, लर्निंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और साथ में ये है कि ये आपका राइटिंग है, ये सारी चीजें। इसके साथ में इसमें दे रखा है कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब आजकल आपको होता है कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ मतलब कि बड़े बड़े लोग डिप्रेशन चल जाते हैं, तो बच्चा मतलब कि बच्चे का जो माइंड जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए, मानसिकता उसकी कैसे मानसिकता बदली जा सकती है, वो ये सारी चीजें रूढ़िवादी नहीं हो। एजुकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई है, सारा खेल ही इमोशन का है। आजकल सबसे अच्छे कामयाब लोग वो हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर कर सकते हैं, अपने इमोशन को, ये सारी चीजें। इसके साथ में इसमें दे रखा है कि जो टीचिंग लर्निंग है उसमें इमोशनल एजुकेशन की कितना डिफरेंट है। आगे दे रखा है क्या, आगे दे रखा है हमारे पास, एक मिनट, ये इससे जुड़ी हुई है टीचिंग पेडालॉजी है, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, मैटर कहना कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे मैं मान लो कि जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये टीचिंग लर्निंग मेथड है। इनको यूज मतलब कि कई बार हम मैप चार्ट में, फ्लो मैप के माध्यम से इसके कंसेप्ट क्या है, तो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग सीखते कैसे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा कंप्यूटर वाला पार्ट देखा, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसमें ICT, ठीक है, ये जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, कंप्यूटर असेसमेंट क्या है, लर्निंग क्या है, वो इंस्टीट्यूट में इससे आएंगे 30 क्वेश्चन। आप यहाँ समझ लो इसको। हमारे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आएंगे हमारे पास 120 क्वेश्चन, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के, तो ये आ गए 150 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिख रखे होंगे आप। इसके साथ में ये जो एग्जाम है, ये जो 150 क्वेश्चन, ये 300 मार्क्स के आएंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है। इसके साथ में सभी क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब है कि 1/3 इसमें नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे ना तो एक सही भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में ये है कि ये जो आपका जो, अब देखो यहाँ देखो तीनों चारों पॉइंट दे दिया ना, यहाँ देख लो, ये जो पेपर है इसमें ये पैटर्न रहेगा क्या, ये सब्जेक्ट का नॉलेज आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का कैसा है, उसके बाद में सब्जेक्ट का लेवल आपका ग्रेजुएशन कॉलेज का कैसा है, उसके बाद में सब्जेक्ट का नॉलेज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कैसा है, उसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी में दे रखा है कि आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है, और यूज ऑफ कंप्यूटर सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग, ये दे रखा है। तो ये आपका सिलेबस था पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड, जो आरपीएससी लेती है। इसका जो अभी तो रिजल्ट आ गया और अभी नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो जो बच्चे जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ हमने जगूगा कोचिंग में पेज स्टार्ट कर दिया है, आप हमसे जुड़िए। और कोई भी आपके डाउट हो तो आपको ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसके साथ में आप हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। कोचिंग में आकर सारी इसकी डिटेल, आपके नोट्स, आपको प्रत्येक टॉपिक को एक एक को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा, एक नहीं 5 बार समझाया जाएगा। और
जितने भी पुराने पेपर को देखा जाएगा। सिलेबस, क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स सारे आपको उपलब्ध रहेंगे। आप वहां आइए, ज्वाइन कीजिए और कोई भी डाउट हो तो क्लियर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।